हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। दिस इज मी शिवानी। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है C4 साइकिल, जिसे हम हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, तो C4 साइकिल को हैच और स्लैग पाथवे भी बोला जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड देखो बच्चे, क्या हुआ था जब प्लांट्स में हम फोटो रेस्पिरेशन पढ़ के आ चुके हैं, हमने देखा कि जो फोटो रेस्पिरेशन है वो प्लांट के लिए इतना अच्छा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा था, है ना। ऊपर से एनर्जी भी हमें लग रही थी, देनी पड़ रही थी। तो फोटो रेस्पिरेशन देखा जाए तो इतना यूजफुल प्रोसेस नहीं है प्लांट्स के लिए। तो फोटो रेस्पिरेशन और कब होता है? जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो तब हमारा फोटो रेस्पिरेशन होगा, या फिर जब हमारी जो लाइट की इंटेंसिटी हो वो भी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी, तब भी हमारा फोटो रेस्पिरेशन होगा। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स है फोटो रेस्पिरेशन होने के लिए। अब प्लांट बहुत ही ज्यादा क्लेवर होते हैं। प्लांट को पता है फोटो रेस्पिरेशन से मेरा लॉस हो रहा है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पाथवे निकाला, एक नया साइकिल निकाला, जिसे हम C4 साइकिल या फिर हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, और ये पाथवे जो था ये अडेप्टेशन थी। अडेप्टेशन, देखो अडेप्टेशन मतलब होता है अपने आप को किसी चीज में ढाल देना, उसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन जो हो रही थी, ताकि उसको ओवरकम कर सके, उस कंडीशन में अपने आप को ढाल सके, यानी कि जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, हाई लाइट इंटेंसिटी हो, उस टाइम पे अडेप्टेशन की थी प्लांट्स ने। ठीक है, तो ये किस चीज की अडेप्टेशन है C4 साइकिल? अडेप्टेशन टू हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, इतनी बात पता लग गई। अब जो ये C4 साइकिल है, ये कौन कौन से प्लांट्स में होते हैं, ये एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। इसके एग्जांपल है मेज, सोरगम और शुगर केन। शुगर केन देखा होगा आपने, गन्ना, उसमें भी हमारा C4 साइकिल चलता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, C4 साइकिल की ना कुछ खास बात है। C4 साइकिल क्यों अलग है C3 साइकिल से, केल्विन साइकिल से? ठीक है, देखो पहली बात तो आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जो C3 साइकिल है, केल्विन साइकिल है, वो हर प्लांट में होगी। C4 प्लांट में भी होगी, कैम में भी होगी। क्यों? केल्विन साइकिल ग्लूकोज बनाने में हेल्प कर रहा है, और ग्लूकोज तो हर प्लांट को चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि C4 साइकिल जो है उसमें C3 नहीं होती, C4 हर में होगी, हर किसी प्लांट में होगी। बट एडिशनली C3 के साथ साथ उन्होंने एक और साइकिल चलाना शुरू कर दिया, जिसकी हेल्प से जो फोटो रेस्पिरेशन का जो लॉस है वो नहीं होता। ठीक है, तो आओ देखते हैं जो C3 प्लांट्स है उनमें C4 प्लांट्स है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम C4 प्लांट्स ले रहे हैं। तो मैंने एक प्लांट लिया, सपोज मैंने एक लीफ लिया, और ये लीफ शुगर केन का था। किसका लीफ लिया मैंने? शुगर केन का लीफ। वैसे ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा लॉन्ग होता है, तो मैं ऐसे एक लीफ ले लेती हूँ। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर, एक मैंने लीफ लिया शुगर केन का, इस तरीके से। ये रहा मेरा एक लीफ। ठीक है, तो ये मान लिया मैंने एक शुगर केन का लीफ है। तो जो शुगर केन है बच्चे वो क्या है? C4 प्लांट है। तो शुगर केन का जो ये लीफ था, इसको मैंने कट किया और अंदर देखा कि इसमें एक C4 साइकिल कहाँ हो रही है। तो देखो बच्चे, अगर आपको पता होगा तो जो लीफ की एनाटॉमी अगर आपने पढ़ी होगी, तो लीफ में क्या होता है? ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस लेयर होती है, अपर एपिडर्मिस, है ना। यहाँ पे हमारे मीजोफिल सेल्स होते हैं, ग्रीन कलर के मीजोफिल सेल्स ये बना दिए मैंने। बीच में हमारा क्या होता है? वेस्कुलर बंडल होता है। वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम होगा, अंदर अंदर जाइलम होगा,
पानी को कंडक्ट करने के लिए, और फ्लोएम होगा जो फूड मटेरियल है उसको कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें ऐसा दिखता है कि मेसोफिल सेल्स है और वेस्कुलर बंडल है, और मेसोफिल सेल्स में क्या हो रही है, C3 साइकिल हो रही है, ठीक है, ग्लूकोज बन रहा है। तो नॉर्मली प्लांट में ऐसा होता था, लेकिन इन प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन भी होती थी, यानी कि C2 साइकिल भी चलती थी। तो C2 साइकिल में जो लॉस है उसको बचाने के लिए कौन आया, C4 प्लांट आए। C4 प्लांट में क्या किया, C4 प्लांट थोड़े क्लेवर थे। देखो उन्होंने क्या किया, उनका जो लीफ है वो थोड़ा सा अलग होता है। ये उसकी है एपिडर्मिस, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरा वेस्कुलर बंडल। तो जो वेस्कुलर बंडल होता है C4 प्लांट्स का, उनके अराउंड जो सेल्स है, ये मेरे हैं सेल्स, ये बहुत ही थिक सेल्स होते हैं। बहुत ही कैसे सेल्स होंगे, थिक सेल्स होंगे, और इन सेल्स को हम बोल देते हैं बंडल शीथ सेल्स। क्या बोलेंगे, बंडल शीथ सेल, राइट। और यहाँ पे जो सेल्स होंगे, ये जो मेसोफिल सेल्स होंगे, इनको हम बोल देंगे यहाँ पे मेसोफिल सेल्स, ठीक है तो ये भी मेसोफिल सेल्स ही, लेकिन ये थोड़े से अलग होते हैं। ये जो बंडल शीट सेल्स है ना, थोड़े से अलग होते हैं, और ये हमारे आगे मेसोफिल सेल्स। अब बच्चों ये आप देख रहे हो, ये इतना पार्ट, ये वाला, तो वेस्कुलर बंडल के अराउंड जो बंडल शीट सेल है, उसने वेस्कुलर बंडल को एक जैसे रिंग होती है ना, गोल सी सर्कुलर वे में, उस तरीके से कवर किया हुआ है, रिंग जैसे कवर किया हुआ है। देखो गोल सा दिख रहा है आपको, तो इसको हम बोल देते हैं ब्रेथ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, अब आप, ये रहा मेरा स्टोमेटा हो गया, ये मेरा वेस्कुलर बंडल हो गया, ठीक है। वेस्कुलर बंडल को किसने कवर किया हुआ है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये थिक सेल्स, ये क्या है, हमारे बंडल शीट सेल्स है। बंडल शीट के आसपास ये सारे सेल्स जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर के, ये हो गए हमारे मेसोफिल सेल्स। तो अब आपको पता लग रहा है कि किस तरीके से सेल्स अरेंज्ड है हमारे C4 साइकिल, जो C4 प्लांट्स में। तो ये जो रेथ लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ये बन रहा है ना, ये एक रेथ लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो ये जो सारा, ये जो अनाटॉमी है ना प्लांट की, इसको हम क्रेन्ज अनाटॉमी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, क्रेन्ज अनाटॉमी। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि क्रेन्ज अनाटॉमी किस में प्रेजेंट होती है, C3 प्लांट्स में या C4 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में, क्योंकि ये जो क्रेन्ज अनाटॉमी है, क्रेन्ज अनाटॉमी क्या है, क्रेन्ज अनाटॉमी है कि जो वेस्कुलर बंडल है उसको सराउंड किया होगा बंडल शीट सेल्स ने, और बंडल शीट सेल्स के अराउंड हमारे कौन से सेल्स होंगे, हमारे मेसोफिल सेल्स होंगे। तो ये क्या होगी, हमारी क्रेन्ज अनाटॉमी हो गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, हमें प्रॉब्लम जब हमारी फोटो रेस्पिरेशन हो रही थी, तो हमें प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो जा रहा था, और जो रुबिस्को है, जो हमारा रुबिस्को है, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके फोटो रेस्पिरेशन करने लग पड़ रहा था, है ना, यही हो रहा था। तो हमें क्या चाहिए था, हमें था कि ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन ना पहुंचे, ताकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। तो ये जो C4 प्लांट्स है, इन्होंने यही किया है क्रेन्ज अनाटॉमी में। देखो क्रेन्ज अनाटॉमी में क्या था, मेसोफिल सेल्स थे और बंडल शीट सेल थे। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारे क्या होते हैं, मेसोफिल सेल्स। तो यहाँ पे मैं बना दूं एक मेसोफिल सेल, उसके बाद उसके नीचे हमारे ये कौन से सेल्स हैं, बंडल शीट सेल्स, राइट। तो मेसोफिल सेल्स हो गए, बंडल शीट सेल्स हो गए। बंडल शीट सेल की वॉल बहुत ही ज्यादा थिक होगी, मैं बता चुकी हूँ ना, पहले पिछली में स्लाइड में हमने देख चुके हैं कि जो बंडल शीट सेल होगी बहुत ही थिक वॉल्ड होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा थिक वॉल्ड होती है, ठीक है। देखो थिक वॉल होने का रीजन क्या है, बंडल शीट सेल अपने अंदर किसी भी गैस को एंटर करने नहीं देगी, न ऑक्सीजन को, न कार्बन डाइऑक्साइड को।
क्योंकि इसकी वॉल इतनी थिक होती है कि जो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसके अंदर नहीं आ पाते। तो अगर ऑक्सीजन नहीं आ पाया रहा तो क्या हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रही क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आ रहा। तो जो बंडल शीट सेल है बच्चों, उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे मैं बंडल शीट सेल है, थिक वॉल है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, ये आपने अभी ये बात याद रखनी है। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आ पा रहा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें चाहिए। क्यों चाहिए, हमें ग्लूकोज बनाना है, और ग्लूकोज कैसे बनता है, केल्विन साइकिल से बनता है। तो केल्विन साइकिल तो चलानी है ना हमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे अंदर लेके आए ताकि हमारी केल्विन साइकिल चल पाए। तो जो मेसोफिल सेल्स है ना, ऊपर वाले मेसोफिल सेल्स, ये परमिएबल है। ये परमिएबल होने का मतलब कि ये किसी भी गैस को अंदर आने दे सकते हैं अपने वॉल्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर कर सकता है, ऑक्सीजन भी एंटर कर सकता है। मेसोफिल सेल्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि इसकी वॉल इतनी थिक नहीं है जितनी बंडल शीट सेल की है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इजिली एंटर कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को इजिली कहाँ एंटर करवा दिया, मेसोफिल सेल्स में। अब बच्चों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मेसोफिल सेल्स में एंटर कर जाता है तो ये HCO3 बना देता है वाटर के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCO3। ठीक है, यहाँ पे मैंने HCO3 बना दिया। अब क्या होगा, ये जो HCO3 है ये रिएक्ट करेगा पेप के साथ। पेप क्या है हमारा, पेप की फुल फॉर्म लिख लो, फॉस्फो इनोल पायरुवेट। ठीक है, ये यू है। तो जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, PEP, ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अब HCO3 के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर है। क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर है। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, अब पेप के साथ हमारा HCO3 रिएक्ट किया। ठीक है, रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एक एंजाइम है पेप्को। पेप्को का मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, पेप्को एक एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यही हो गया, और कार्बोक्सिलेज। राइट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या करता है, ये इस प्रोसेस को कैटालाइज करेगा क्योंकि एंजाइम है, कैटालिसिस करता है। ठीक है, तो जब ये कैटालिसिस करेगा तो क्या बनाता है, एक ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा। ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन से बना होता है। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन से बना होता है। और ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट में। मैलेट भी जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे हमारा बना था मैलेट। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मैलेट है, ऑक्सैलो एसीटेट भी 4 कार्बन का है, और ऑक्सैलो एसीटेट किस में चेंज हो जाता है, मैलेट में। मैलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है, और ये सब कहाँ हो रहा है, मेसोफिल सेल्स में हो रहा है। तो ये ऊपर वाला था मेसोफिल सेल्स, नीचे वाला है हमारा बंडल शीट सेल। राइट, अब देखो बच्चे, मैलेट जो है वो जाएगा हमारा बंडल शीट सेल में। ठीक है, बंडल शीट सेल में मैलेट एंटर कर सकता है। कैसे, यहाँ पे कुछ कनेक्शंस, यहाँ पे ना रास्ता बना होता है। इस तरीके से सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं चीजें। ठीक है, और इन रास्तों को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। चैनल्स बने होते हैं ये। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मोडेस्माटा। इस प्लाज्मोडेस्माटा के हेल्प से जो मैलेट है वो अंदर जाएगा, किसके, बंडल शीट सेल के। तो मैलेट आ गया हमारा अंदर। ठीक है, अब देखो, मैलेट था, मैलेट 4 कार्बन से बना था। ये मैलेट क्या करेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। ठीक है,
अब मैलेट 4 कार्बन से बना था, एक कार्बन उसने रिलीज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो अब कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा दूसरा जिसमें सिर्फ 3 कार्बन होंगे, तो वो है हमारा पाइरुवेट। ठीक है, तो मैलेट, पाइरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड दो में चेंज हो जाता है। अब बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड अब एंटर हो चुकी है हमारी बंडल शीट सेल में, और जब कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो रुबिस्को क्या करेगा, रुबिस्को पड़ा ही होगा यहाँ पे हमारा, रुबिस्को तो कार्बन डाइऑक्साइड का कर ही रहा था वेट। अब रुबिस्को आ गया तो क्या चलेगी हमारी यहाँ पे C3 साइकिल चलेगी, यानी कि केल्विन साइकिल चलेगी, और प्लांट क्या बना देगा, अपना फूड बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमारा ग्लूकोज बन चुका है, जितना काम हमें करना था उतना हमारा काम हो चुका है। अब जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड था, सिमिलरली यहाँ पे भी प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन होगा, पाइरुवेट बाहर जाएगा, और बाहर जो हमारा पेप था, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड था। ठीक है, तो ये जो पाइरुवेट है ये चेंज हो जाएगा किसमें, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। राइट, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक बार दोबारा से हम देखते हैं क्या हुआ। अंदर हमारा ना ऑक्सीजन जा सकता था, ना कार्बन डाइऑक्साइड जा सकती थी, बंडल शीट सेल्स में कुछ नहीं जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, फोटो रेस्पिरेशन को तो बचा लिया, ऑक्सीजन तो नहीं जा रही, बट कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं जा रही थी, तो केल्विन साइकिल भी नहीं चल पा रही थी। केल्विन साइकिल तो जरूरी है हमारी ग्लूकोज बनाने के लिए। तो प्लांट्स ने क्या किया, जो बंडल शीट ऊपर वाले जो सेल्स है, मेसोफिल सेल्स है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री करवा दी। अब कार्बन डाइऑक्साइड HCO3 बन गया। HCO3 पेप के साथ, पेप क्या है हमारा, प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, पेप के साथ हमारा HCO3 रिएक्ट करेगा, मतलब रिएक्शन होगी इनकी, आपस में ये मिलेंगे, और किसकी हेल्प से, एक एंजाइम जिसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज, और इसे पेपकेज भी बोल देते हैं, यहाँ पे एज आएगा। ठीक है, पेपकेज भी बोल देते हैं इसको। और ये जो पेपकेज है, ये एंजाइम क्या करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट बना देगा इनका। देखो, एक कार्बन HCO3 का और 3 कार्बन पेप के, तो टोटल कितने कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसीटेट बन गया। ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में चेंज हो जाएगा, मैलेट अब अंदर जाएगा, मैलेट में भी 4 ही कार्बन थे, अब इन 4 कार्बन में से एक कार्बन बाहर निकल गया, और इस कार्बन ने क्या किया, C3 साइकिल शुरू कर दी, अपनी केल्विन साइकिल शुरू कर दी, और जो पाइरुवेट बचा था वो वापस ऊपर जाके इसी में ही चेंज हो गया पेप में। अब इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो प्लांट्स देखो कितने क्लेवर थे, प्लांट्स ने क्या किया, अपना फोटो रेस्पिरेशन बचा लिया, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये बंडल शीट सेल्स है, यहाँ पे हमारे जो क्लोरोप्लास्ट में होगा ये सारा, ये जो केल्विन साइकिल है ये तो क्लोरोप्लास्ट में होगी ना, तो लेट अस सपोज यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है ये सब, और यहाँ पे हमारे जो थैलाकॉइड्स होते हैं उनमें फोटो सिस्टम 2, अगर आपको याद होगा तो फोटो सिस्टम 2 भी तो ऑक्सीजन रिलीज करती थी, बाहर से तो ऑक्सीजन चलो नहीं जा रहा, लेकिन जो फोटो सिस्टम 2 से जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, वहां से जो ऑक्सीजन रिलीज होगी उसका क्या होगा। देखो बच्चे क्या होता है, यहाँ पे बंडल शीट सेल्स में एक स्पेशल चीज होती है, यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ए ग्रैनल होते हैं। देखो ग्रैना मतलब, ग्रैना ये होता है ना, ग्रैना, ए ग्रैनल मतलब सिंपल ये कि ग्रैना होता है ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड, ए ग्रैनल मतलब कोई ग्रुप नहीं बना हुआ थैलाकॉइड का, है ना। तो ये जो चीज होगी इसे हम ए ग्रैनल बोलते हैं, जब थैलाकॉइड्स का कोई ग्रुप नहीं बना होता, एक दूसरे के ऊपर वो इस तरीके से स्टैक्ड नहीं होते। अब ये जो ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है ना, ये कहाँ होता है, ये बंडल शीट सेल्स में होता है। और जो ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनकी खास बात होती है, उनमें PS2 नहीं होता, और अगर PS2 ही नहीं है तो फोटोसिस्टम, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रही, क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो पानी टूट के ऑक्सीजन बनाता था वो कहाँ बना रहा था, फोटोसिस्टम 2 में बना रहा था। और अगर फोटोसिस्टम 2 ही नहीं है तो पानी क्या करेगा, ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बनती, लेकिन
यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो ग्रैनल ही होगा, ठीक है, वो क्लोरोप्लास्ट ग्रैनल ही होगा, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन तो बनेगी, लेकिन उस ऑक्सीजन का यहाँ पे रुबिस्को का देखो, हमने क्या करना था, हमने रुबिस्को को ही तो बचाना था। हम फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता था, फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रुबिस्को के साथ बाइंड कर जाता था और केल्विन साइकिल हमारी नहीं चल पाती, है ना। बट अब नीचे क्या हो रहा है, बंडल शीट सेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो रुबिस्को के पास अब कार्बन डाइऑक्साइड ही पड़ा हुआ है, तो इसके साथ ही बाइंड करके केल्विन साइकिल चला लेगा। लेकिन ऊपर जो मेसोफिल सेल्स थे वहां पे तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ही है, ऊपर ऑक्सीजन आ भी रही है, ठीक है, वो तो परमेबल था उसका जो सेल था। लेकिन जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनमें रुबिस्को तो है ही नहीं, यहाँ पे केल्विन साइकिल तो चल ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे तो पेप काम कर रहा है ना, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम कर रहा है। पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम को ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो सिर्फ रुबिस्को, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी C4 साइकिल कंप्लीट हो गया। अब एक बार दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया, कहा किया, मेसोफिल सेल्स में एंटर किया। यहाँ पे पेप आया, पेप 3 कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है और पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम ने इसको कैटालाइज किया और ऑक्सैलो एसीटेट बना दिया, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन का था, उसने किस में कन्वर्ट हो गया, वो मैलेट में, मैलेट भी 4 कार्बन का है। मैलेट एंटर करेगा बंडल शीट सेल में और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल चलाएगा। केल्विन साइकिल से हमें क्या मिल गया, ग्लूकोज मिल गया और यहाँ पे रहा मेरा रुबिस्को जो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके पूरा रिएक्शन कर देगा, ठीक है। अब ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट दोबारा से वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जब पायरुवेट पेप में कन्वर्ट होगा तो एटीपी की जरूरत होगी। एटीपी जो होगा जो देखो, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट है और ये कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि एएमपी। एएमपी का मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3, मोनो का मतलब होता है 1। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हैं, ठीक है। और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का मतलब एडिनोसिन के साथ, एडेनिन के साथ हमारे एक ही फॉस्फेट जुड़ा है। तो अगर एटीपी से एएमपी में चेंज हो रहा है तो एटीपी से कितने फॉस्फेट निकलेंगे कि एएमपी बने, तो 2 फॉस्फेट निकलेंगे, है ना। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारी C4 साइकिल कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा कैम साइकिल है वो काम करता है। देखो बच्चे, C4 साइकिल जो था, एक बात आपको जो यहाँ पे मैंने बता देती हूँ, C4 साइकिल में हमारा जो केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल अलग हो रही है, दूसरे सेल्स में हो रही है। कौन से, नीचे वाले बंडल शीट सेल्स में हो रही है, ठीक है, मेसोफिल सेल्स में नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो केल्विन साइकिल में जो ये C4 साइकिल में जो ये साइकिल चल रही है, C3 साइकिल चल रही है, केल्विन साइकिल, वो क्या है, वो स्पेशली अलग है, ठीक है, स्पेशली सेपरेटेड, ठीक है। स्पेशली सेपरेटेड होने का मतलब कि उन्होंने अपनी जगह बदल दी है। केल्विन कहता कि मैं मैं बंडल शीट सेल में हो जाता हूँ यहाँ पे, और मेसोफिल सेल को कहता कि तुम फोटो रेस्पिरेशन करो, तुम्हारे पास ऑक्सीजन आए, तुम्हारे पास ऑक्सीजन आएगी, लेकिन मैं ऑक्सीजन को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, स्पेशली सेपरेट हो रही है, स्पेस अलग अलग कर ली केल्विन साइकिल ने, C3 ने, ठीक है। लेकिन जो कैम साइकिल है, अब देखो बच्चे, कैम साइकिल थोड़ी सी अलग है। कैम साइकिल कैम प्लांट्स में होगी, कैम प्लांट्स में कैम साइकिल होगी, ठीक है। कैम प्लांट्स के एग्जांपल लिख लेते हैं। कैम प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। ड्राई कंडीशन मतलब जहां पे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हाई है और जहां पे बहुत ही पानी की बड़ी कमी है, ठीक है, वाटर स्केर्सिटी जहां होती है, वाटर स्केर्सिटी। तो जहां पे वाटर की कमी होती है और कंडीशन बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, वहां पे जो प्लांट्स होते हैं उनको कैम प्लांट्स बोला जाता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल होगी जीरोफाइट्स,
जीरोफाइट्स डेजर्ट में होते हैं, और डेजर्ट में ही तो यही कंडीशन होती है, ड्राई कंडीशन होती है, सूखे होते हैं डेजर्ट, पानी की बड़ी कमी होती है डेजर्ट में। तो कौन कौन से प्लांट्स आते हैं कैम प्लांट के अंदर? जीरोफाइट्स हो गए, कैक्टस हो गया, कैक्टस देखा होगा आपने, कैक्टस हमारा कहाँ ग्रो करता है? डेजर्ट्स में ही ग्रो करता है, ठीक है। एंड अगेव हो गया, अगेव भी एक प्लांट का नेम है, राइट। एंड हमारे पास आ जाता है एक पाइनएप्पल। तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारी कैम प्लांट्स की, राइट। ये आपको याद रखने हैं कौन कौन से एग्जांपल्स है कैम प्लांट के, कई बार पूछ लेते हैं। कैम की फुल फॉर्म है ग्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, राइट। अब देखो बच्चे, कैम प्लांट्स में क्या होता है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस कब हो रही थी? फोटोसिंथेसिस हमारी हो रही थी डे टाइम पे, है ना। दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस होगी, क्यों? क्योंकि लाइट चाहिए, लाइट चाहिए तो तभी फोटोसिंथेसिस होती है। अब जो कैम प्लांट्स है वो क्या करते हैं, अब फोटोसिंथेसिस है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर करती है? हमारे स्टोमेटा से करती है, यानी कि डे टाइम पे स्टोमेटा को खुलना चाहिए, ठीक है। स्टोमेटा डे टाइम पे खुले होते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड आ सके और मैं फोटोसिंथेसिस कर सके। और बट कैम प्लांट्स में क्या होता है, डे टाइम पे स्टोमेटा बंद होते हैं। क्या होगा? डे टाइम पे स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं, किनमें? कैम प्लांट्स में। अब आप सोचोगे अगर दिन के टाइम स्टोमेटा बंद है तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर पाएगी प्लांट के अंदर, तो यही होता है, डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर पाती प्लांट्स के अंदर, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर एंटर नहीं कर पा रही तो ग्लूकोज बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो यही होगा कि हमारा जो केल्विन साइकिल है वो नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो अब ये जो कैम जो साइकिल है ये क्यों हो रही है? देखो बच्चे, डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में बहुत ही ज्यादा ड्राई होता है, पानी की बड़ी कमी होती है, तो उन प्लांट्स को होता है कि वो पानी को जैसे तैसे सेव रखे, जितना पानी उनके पास है। अब सपोज कर लो आपको रेगिस्तान में भेज दिया गया, डेजर्ट में भेज दिया गया, आपको पता है डेजर्ट में बहुत ही कम पानी होता है। अब आपको एक बोतल दी गई है पानी की, और आप सोचोगे कि भाई डेजर्ट है, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर है, पानी भी बहुत कम है, तो ये जो मेरे पास 1 बोतल वाटर है इसको मैं जैसे तैसे सेव करूं, इसको वेस्ट ना करूं इस पानी को, ताकि ये पानी मैं बाद में यूज कर सकूं। तो आप उसको बहुत ही थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे और उसको बचाने की बड़ी कोशिश करेंगे उस वाटर को, ठीक है। तो जो कैम प्लांट्स होते हैं वो भी यही करते हैं। अब जब बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा जब हाई टेम्परेचर होगा तो फोटो रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन भी होती है, और ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता है। तो कैम प्लांट्स ट्राई करेंगे कि वाटर का लॉस ना हो, जितना पानी उनके पास बचा है वो बचा ही रहे। तो दिन के टाइम पे जब बहुत ही ज्यादा धूप निकली होती है, जब ट्रांसपिरेशन करने का टाइम होता है, उस टाइम वो स्टोमेटा बंद कर देते हैं। स्टोमेटा बंद जब वो कर देंगे, यहाँ पे मैं सपोज कर लो ये मेरा स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा को उन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब जब स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो क्या होगा? क्या पानी बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, है ना। पानी बाहर नहीं निकल पाएगा, स्टोमेटा के थ्रू ही पानी बाहर जाता था। अब पानी तो उस प्लांट ने बचा लिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एंटर नहीं कर रहा। तो अब ग्लूकोज भी उसे चाहिए, खाना भी चाहिए, पानी को भी बचाना है, तो वो कैसे करते हैं कैम प्लांट्स, वो हम आगे देखेंगे। पहले देखते हैं कि दिन के टाइम पे क्या होता है, ठीक है। तो बच्चे ये रहा डे टाइम और ये रहा नाइट टाइम। चलो पहले रात के टाइम पे देख लेते हैं। तो दिन के टाइम पे तो इसने स्टोमेटा क्या किया है? बंद किया हुआ है। तो दिन के टाइम पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एंटर कर रही, स्टोमेटा क्लोज। तो स्टोमेटा खुलते कब है? ग्लूकोज भी तो बनाना है, तो स्टोमेटा रात को खुलते हैं। तो स्टोमेटा ओपन कब होंगे? रात के टाइम, राइट। और डे टाइम पे स्टोमेटा क्या होंगे? क्लोज्ड होंगे। अब रात के टाइम स्टोमेटा खुल रहा है, देखो प्लांट बड़े क्लेवर है, मैंने आपको बताया। प्लांट क्या करते हैं, उन्हें पता है कि रात में सूरज तो आता नहीं, और रात को टेम्परेचर, अगर सूरज नहीं आ रहा मतलब धूप नहीं आ रही, तो टेम्परेचर
जो होगा वो ज्यादा हाई तो होगा नहीं, कम ही होगा टेम्परेचर, और उस टाइम पे ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, वाटर का लॉस नहीं होगा। तो उसने सोचा रात के टाइम में स्टोमेटा खोल लूंगा, लेकिन दिन के टाइम नहीं खोलूंगा क्योंकि दिन के टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, पानी मेरा लॉस हो जाएगा। तो रात के टाइम जब उसने स्टोमेटा को ओपन किया तो ये मेरा रहा स्टोमेटा, ये रहा स्टोमेटा मैंने बना दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगा, राइट। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगा तो वही प्रोसेस HCO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके HCO3 बना देगा, और ये HCO3 पेपकेस के साथ, पेपकेस एंजाइम याद है, पेपकेस इस एंजाइम को कैटालाइज करेगा, और यहाँ पे पेप फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये रहा पेप, ठीक है। तो फोस्फोइनोल पाइरुवेट और HCO3, देखो ये स्टेप तो आपका C4 जैसा सेम है, पेप आएगा HCO3 आएगा, दोनों किसकी हेल्प से, पेपकेस एंजाइम की हेल्प से क्या बनाएंगे, ऑक्सैलो एसीटेट बना देंगे, और ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन का होता है। ऑक्सैलो एसीटेट क्या बनाता था, मैलेट बनाता था, मैलेट भी 4 कार्बन का होता है। इतना तो प्रोसेस सेम है ना। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा चेंज है। अब जो मैलेट है, मैलेट क्या करता है, मैलेट अपने आप को वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेता है। प्लांट्स में वैक्यूल्स बहुत ही लार्ज साइज के होते हैं, आपको पता है, हम सेल चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो वैक्यूल्स होते हैं प्लांट में बहुत ही ज्यादा लार्ज साइज के वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल्स है उनमें जो वैक्यूल्स है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो प्लांट में इतने लार्ज वैक्यूल होने का मतलब यही है कि वो चीजों को स्टोर कर लेते हैं। तो जो मैलेट है, मैलेट जाके मैलिक एसिड के फॉर्म में कहा स्टोर हो जाएगा, वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब वैक्यूल में ये जो है हमारा मैलिक एसिड स्टोर हो गया। अब ये कब होता है, रात के टाइम। अब दिन के टाइम क्या हो रहा है, दिन के टाइम हमारा स्टोमेटा बंद है, ठीक है। स्टोमेटा बंद है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है या नहीं आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी, नहीं करेगी, स्टोमेटा तो बंद है हमारे। ये रहा मेरा स्टोमेटा, स्टोमेटा को मैंने कर दिया बंद, ठीक है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही। तो ये जो रात के टाइम हमने मैलिक एसिड को स्टोर किया हुआ था ना, ये मैलिक एसिड अब दिन के टाइम आएगा बाहर, ठीक है। दिन के टाइम जब ये बाहर आएगा तो मैलेट बनाएगा, और ये जो मैलेट है ना बच्चे, ये मैलेट जाएगा हमारा, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा मैलेट जाएगा। अब आपको पता है मैलेट क्या करता होता है, मैलेट एक कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और पाइरुवेट में टूट जाएगा, ठीक है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करेगा, ये केल्विन साइकिल चलाएगा, केल्विन साइकिल चलाएगा किसकी हेल्प से, रुबिस्को की हेल्प से, ठीक है। रुबिस्को की हेल्प से केल्विन साइकिल चलाई, और पाइरुवेट क्या किया, पाइरुवेट दोबारा से यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो C3 साइकिल थी, यानी कि जो केल्विन साइकिल थी, ठीक है, ये जो केल्विन साइकिल थी, और ये जो कैम प्लांट में जो केल्विन साइकिल है, ये क्या है, ये टेम्पोरेली सेपरेटेड है, मतलब इन्होंने क्या किया, अपना टाइम अलग कर दिया, ठीक है, टाइम डिफरेंट कर दिया। वो कहता है कि केल्विन साइकिल रात को, वो कह रहा है कि केल्विन साइकिल हम इस टाइम पे कर देते हैं डे टाइम पे, लेकिन नाइट टाइम पे हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करवा देंगे। तो टेम्परेली सेपरेटेड होता है कैम में, कैम और C3, ठीक है, यहाँ पे कैम आएगा। तो यहाँ पे हमारा कैम साइकिल भी कंप्लीट हो गया। अब जो कई बार आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, उसे हम कहते हैं ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये कई बार डेफिनेशन आ जाती है कि क्या है ये ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है। देखो ब्लैकमैन एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला, उसने बोला देखो भाई, प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है, कुछ मिनरल्स भी चाहिए हमें, ठीक है, और वाटर भी चाहिए, एंड उसके बाद हमें जो गैसेस वगैरह है वो भी चाहिए,
फोटोसिंथेट, मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, काफी चीजें चाहिए। और ये क्या बनाती है, फोटोसिंथेट मटेरियल्स वगैरह बनाती है, ठीक है। न्यूट्रिशन वगैरह बहुत सारी चीजें चाहिए, यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ, न्यूट्रिशन, लाइट भी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर भी ठीक ठाक होना चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। तो उसने बोला देखो भाई, प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो ये जब भी किसी प्रोसेस को करने के लिए, कोई भी प्रोसेस जब होता है, उसे जब इतनी सारी चीजों की जरूरत होती है, तो जो केमिकल या जो कंपाउंड सबसे लो या बहुत ही जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, या जिसकी कंसंट्रेशन लो होती है, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन लो होती है, या जो कंपाउंड बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, वो लिमिटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर मतलब वो कंपाउंड डिफाइन बताएगा कि आगे ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा। सपोज कर लो मेरे पास ये सारी चीजें थी, ठीक है, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास सपोज कर लो 10 था, मिनरल 20 थे, ठीक है, वाटर मेरे पास 5 था, न्यूट्रिशन मेरे पास 15 था, लाइट मेरे पास 12 था, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। टेम्परेचर मेरे पास 30 था। तो ये जो सारी चीजें हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, टैन, ये सब, ठीक है। तो ब्लैकमैन ने क्या बोला, उसने बोला जो चीज सबसे लो कंसंट्रेशन में होगी वो क्या होगी, लिमिटिंग फैक्टर होगी। तो यहाँ पे देखो बच्चे, सबसे लो कंसंट्रेशन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, सबसे लो क्या है, मेरा वाटर है। वाटर क्या है, 5 है। तो जो वाटर है वो लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब अब जो वाटर है वो डिफाइन करेगा कि फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगी या नहीं, ठीक है। मतलब जब भी हमारा कोई भी प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे कंपाउंड्स की जरूरत होती है, तो वो कंपाउंड जो सबसे लो कंसंट्रेशन में या लेस अमाउंट में होता है, वो हमारा लिमिटिंग फैक्टर होता है उस प्रोसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।